टॉपिक का नाम है भैया एरिया वेक्टर। क्या है? एरिया। रिकॉर्डिंग देखी थी आपने? लास्ट में कराया था थोड़ा सा। एरिया वेक्टर, ठीक है। आमतौर पर आपका जो एरिया होता है वो स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है बेटा। केतु इधर देखो, ठीक है। आपका जो एरिया होता है वो कैसा बिहेव करता है? स्केलर का मतलब देखिए भैया, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपके पास ये 4 दीवारें हैं। एक दीवार का एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, उसका 8 मीटर स्क्वायर है, इसका 10 मीटर स्क्वायर है, इसका 20 मीटर स्क्वायर है। कुल एरिया कितना होगा? सबको क्या करो भैया, ऐड कर दो। सबको क्या करो? ऐसा एडिशन जो आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया इसको, ऐसा एडिशन हमेशा स्केलर क्वांटिटी के साथ होता है। किसके साथ होता है? ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जहां पर आपको एरिया को कैसा ट्रीट करना पड़ता है? वेक्टर की तरफ। ठीक है, अभी पता लगता है आपको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन जनरल एरिया एक्ट एज स्केलर क्वांटिटी। आमतौर पर जो आपका एरिया होता है ना वो कैसा बिहेव करता है? स्केलर क्वांटिटी की तरह। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ दीवार है, उनका एरिया आपको दे रखा है। उनका एरिया आपको दे रखा है, तो टोटल एरिया कितना होगा? क्या होगा? A1 प्लस A2 डॉट 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 डॉट। ऐसा एडिशन हमेशा हम किसके साथ करते हैं? स्केलर क्वांटिटी के साथ। किसके साथ करते हैं? आपको इससे मतलब नहीं, अगर ये वाली दीवार को उठा करके यहाँ पर रख दूं तो एरिया से जो रिजल्ट आने वाला है टोटल एरिया वो चेंज हो जाएगा। या इस एरिया को उठा करके इसके नीचे रख दूं फिर भी कभी रिजल्ट चेंज। तो जहां पर रिजल्ट कभी भी चेंज ना हो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। इस तरह का एडिशन, इस तरह का एडिशन, इस तरह का एडिशन हम स्केलर क्वांटिटी के साथ करते हैं। क्वांटिटी के साथ करते हैं। क्या है? ठीक है, समझिए। ऐसा एडिशन हम किसके साथ करते हैं? इसका एडिशन। क्योंकि आप कहीं पर भी एरिया की कोई भी पोजीशन कर दो, टोटल एरिया आपका हमेशा वही आना है। ठीक है, उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट इन सम स्पेशल केस, बट इन सम but in some special case such as इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक। अभी फ्लक्स भी पता लग जाएगा, फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ग्रेविटेशनल फ्लक्स, फ्लक्स। ठीक है, एरिया एक्ट एज एरिया एक्ट एज वेक्टर क्वांटिटी। कैसा बिहेव करता है? क्वांटिटी। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जैसे फ्लक्स। फ्लक्स कितने टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ग्रेविटेशनल फ्लक्स होता है। इन सब केस में एरिया कैसा बिहेव करता है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए फ्लक्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, पहले देख लीजिए। क्योंकि क्योंकि फ्लक्स के केस में, फ्लक्स के केस में एरिया की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन को चेंज करने से, फ्लक्स का रिजल्ट चेंज हो जाता है। आपको याद है कि वेक्टर क्वांटिटी की क्या प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो रिजल्ट क्या होता था? मान लीजिए एग्जांपल देता हूं मैं, मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, F1 फोर्स 10 न्यूटन का है।
F2 फोर्स भी क्या है भैया 5 न्यूटन का। दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में रहेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 15 न्यूटन, है ना। दोनों अपोजिट रहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 5 न्यूटन। या दोनों के बीच में कुछ और एंगल बनेगा तो रिजल्ट क्या होगा 15 नहीं आएगा, उससे कम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन फोर्सेस की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं तो इनसे आने वाला रिजल्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहां पर देखिए फील्ड और एरिया की सहायता से एक क्वांटिटी आती है। फील्ड, फील्ड कोई सी भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, कोई सी फील्ड हो सकती है। और एरिया की सहायता से एक क्वांटिटी आती है जिसको मैं कहता हूं फ्लक्स। अगर फील्ड है इलेक्ट्रिक तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फील्ड है मैग्नेटिक तो क्या कहेंगे, एरिया होगा। सब में एरिया क्या है, कॉमन। तो एरिया और फील्ड की सहायता से एक क्वांटिटी आती है जिसको हम फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, फ्लक्स कहते हैं। जब वो फील्ड लाइन उस एरिया से पास करती है तब ये क्वांटिटी आती है, समझे। जब उस एरिया से कोई भी फील्ड लाइन पास करती हो तो फ्लक्स आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी उस एरिया से तो फ्लक्स कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया से पास करेगी तो कौन सा फ्लक्स आएगा, कोई से भी फील्ड लाइन पास करेगी तो वही वाला फ्लक्स आ जाएगा, बस उस एरिया से पास करना चाहिए। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका एरिया ऐसा है, मतलब जैसे कॉपी है। अब ये ऑनलाइन वालों को तो दिखेगा नहीं, ठीक है। वहां आगे से बन रहा है, ठीक है। तो जैसे आपकी कॉपी है और आपकी उंगलियां है, ठीक है। तो उंगलियां जो है आपकी फील्ड लाइन है। आप भी एज्यूम कर लो भैया ऑनलाइन वाले, इसीलिए ऑनलाइन लेने के लिए मना कर रहा था मैं आज की क्लास, ठीक है। कि ये एरिया है, ठीक है। कॉपी का जो प्लेन है वो एरिया है और आपकी जो फिंगर है वो क्या है, फील्ड लाइन है। क्या है, अगर मान लीजिए ये फील्ड लाइन यानी उंगलियां आपकी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन जाते हो ना जिसपे आप लिखते हो बच्चों, जिसपे आप अपना नाम लिखते हो, काम लिखते हो, दैट इज द प्लेन, ठीक है। और प्लेन के अगर आपकी उंगलियां परपेंडिकुलर है तो सारी उंगलियां क्या कर रही है, इस प्लेन से पास कर रही है। जब इस प्लेन से, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या है ये, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी उंगलियां आपकी इस प्लेन से पास करेंगी तो वहां पे क्वांटिटी आती है, उसको कहते हैं फ्लक्स। यहाँ पे कौन सा फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा रहे। अगर मान लीजिए आप एरिया को थोड़ा सा घुमा दो और उंगलियों को ऐसे ही रखो तो अब उंगलियां उस तरीके से नहीं जाएंगी जैसे पहले जा रही थी। मैंने एरिया को ऐसे घुमा दिया, अब उंगलियां उस तरीके से उस प्लेन में, उंगलियां देखो आपको बता दे, चलो ये देखो जैसे ऐसे रखना हो भैया ऑनलाइन वाले। ये आपकी शीट प्लेन है और ये आपकी उंगलियां, ठीक है। अभी ये आपका हाथ है, ठीक है। तो जब ये सारी उंगलियां इससे पास करेंगी तब फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप एरिया की डायरेक्शन को थोड़ा उंगलियों को ऐसे ही रखो, एरिया की डायरेक्शन को चेंज करो। एरिया की डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया तो अब आपको पता है सारी फील्ड लाइन यहां से पास नहीं कर रही, यानी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। अब एरिया को ऐसे कर दो तब कोई सी भी फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, यानी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो कहने का मतलब है यदि मैं एरिया की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं तो इससे आने वाला जो रिजल्ट जो कि फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। और यदि मैं एरिया की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की सहायता से जो फ्लक्स आ रहा है वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एरिया आपका कैसा बिहेव कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी की तरह। देखिए दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर आप एंगल को चेंज करोगे तभी रिजल्ट चेंज आता है, तभी रिजल्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। मास को किसी प्रकार से एक्सीलरेशन के साथ दो, देखिए फोर्स ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ये मास है, ठीक है। फोर्स वेक्टर है, मास स्केलर होता है। आपका चाहिए फोर्स ऐसे लगाओगे तो एक्सीलरेशन ऐसे आएगा, फोर्स ऐसे लगाओगे तो एक्सीलरेशन ऐसे आएगा, फोर्स ऐसे लगाओगे मतलब एक ही एक्सीलरेशन आ रहा है। फोर्स को किसी भी तरीके से लगाओ इस बॉडी के ऊपर, रीजन बड़ा सिंपल है क्योंकि मास क्या है, स्केलर है, और फोर्स क्या है, वेक्टर है। तो अगर एक स्केलर है एक वेक्टर है, वेक्टर को कैसी भी डायरेक्शन में लगाओगे तो आपसे जो रिजल्ट आ रहा है, जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो सेम आ रहा है हर बार। हर बार चाहे फोर्स को आपने ऐसा लगाया तो भी एक्सीलरेशन क्या हुआ, ए ही आया। आपने फोर्स ऐसा लगाया इस मास पे तो एक्सीलरेशन ए आया। यानी अगर आपकी एक स्केलर है एक वेक्टर है तो अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों ही वेक्टर है, देखो जैसे मान लीजिए एक फोर्स ये था F1, एक फोर्स ये था F2, अब इन दोनों के बीच में एंगल कुछ और है तो रिजल्ट कुछ और आएगा, R1 आएगा। अब मान लीजिए मैंने इन दोनों के बीच का एंगल क्या कर दिया, F1 और F2 को ऐसे कर दिया तो रिजल्ट क्या होगा, कुछ और आएगा। यानी अगर दोनों क्वांटिटी वेक्टर है तो इनसे आने वाला रिजल्ट क्या होगा, चेंज होगा।
अगर इनके बीच के एंगल को चेंज करोगे, इनकी पोजीशन को चेंज करोगे। और अगर एक वेक्टर और स्केलर है तो रिजल्ट नहीं चेंज होता, या दोनों स्केलर है तब भी रिजल्ट चेंज नहीं होता। तो आप देख रहे हो कि भैया यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और एरिया मुझे पता है स्केलर है, लेकिन इनसे आने वाली एक क्वांटिटी है जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, वो जो है वो चेंज हो रही है। मैं एरिया को चेंज कर रहा हूं, दोबारा मैं बोल रहा हूं भैया देखिए, फोर्स था, मास है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर, मास क्या होता है, स्केलर। आप फोर्स को किसी भी तरीके से उस मास पे लगाओ, एक्सेलरेशन वही आएगा, मतलब रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। रिजल्ट इस कंडीशन में चेंज हो रहा, नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि फोर्स क्या है आपका, वेक्टर है, और मास क्या है, स्केलर है। तो अगर एक स्केलर एक वेक्टर को आप ट्रीट कर रहे हो, वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, तो रिजल्ट आपका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, दोनों स्केलर है तो भी आपका रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, चेंज होगा, अगर उनके बीच की डायरेक्शन को आप चेंज करोगे। अब फ्लक्स की बात कर रहा हूं तो फ्लक्स दो चीजों की सहायता से आता है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा क्या होता है, एरिया। अगर मान लीजिए एरिया स्केलर होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, पक्की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और एरिया अगर आपका स्केलर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी करते या एरिया की डायरेक्शन कुछ भी करते, फ्लक्स हमेशा एक जैसा ही आता, जैसे एक्सेलरेशन आ रहा था। समझ गया, बातों की गहराई सुनना भैया, फिजिक्स है, कंसेप्ट मांगती है, तो इसलिए चीजों को सुनना ध्यान से। ठीक है, तो भैया अगर मान लीजिए आपका एरिया स्केलर होता, फ्लक्स के केस में आपका एरिया स्केलर होता, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो एक अगर स्केलर हो जाए दूसरा वेक्टर है, तो कोई भी पोजीशन हो किसी की भी, फिर भी रिजल्ट आपका वही आएगा, जैसे फोर्स और मास के केस में आया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि एरिया की डायरेक्शन को या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी इस केस में आपका एरिया भी कैसा बिहेव कर रहा है, वेक्टर की तरह। समझ गया भैया, तो इसी बात को ध्यान रखना, अगर एक वेक्टर एक स्केलर है तो रिजल्ट क्या आएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। दोनों स्केलर तो भी रिजल्ट कभी चेंज, रिजल्ट जब भी चेंज होगा जब दोनों क्वांटिटी क्या होगी, वेक्टर होंगी। समझ गया, यानी आपका फ्लक्स में दो क्वांटिटी यूज होती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूसरी क्या होता है, एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेक्टर तो होता ही हो, तो पता ही है, यानी एरिया भी यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, वेक्टर की तरह। तो ध्यान होना, नोट में बात ध्यान होना कि अगर दोनों क्वांटिटी, अगर अगर ऐसे लिखते ना, अगर दोनों क्वांटिटी क्वांटिटी वेक्टर है, तो दोनों में से दोनों में से तो दोनों में से किसी एक की पोजीशन या दोनों की पोजीशन या दोनों की पोजीशन चेंज करने पर करने पे रिजल्ट क्या हुआ, अब रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। दोबारा देखिए, इसको पढ़िए, पहला नोट क्या कह रहा है, देखिए मैं ये इस ऐसे क्यों लिखवाता हूं, पता है ये चीजें हिंदी में लिखवाने से क्या होता है कि जैसे गालियां याद हो जाती है लंबे टाइम के लिए, वैसे ये भी चीजें याद रहती है। अभी मैं इसको इंग्लिश में लिखवा दूं तो गारंटी दे रहा हूं कल भूल जाओगे सर। ठीक है, तो भैया अगर दोनों क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है, तो दोनों के बीच में, दोनों में से किसी एक का या दोनों की पोजीशन को चेंज करने पर रिजल्ट क्या होगा, चेंज जाएगा, अगर दोनों वेक्टर है तो। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर दो क्वांटिटी में से एक भी स्केलर है, एक भी स्केलर है, इसका एग्जांपल लिख दूं यहां पे, जैसे मान लीजिए ये फोर्स ये रहा और रेडियस ये रही। ठीक है, अब इनके बीच का, ये रेडियस है ये फोर्स है, इनके बीच का एंगल अगर आप चेंज करते रहोगे तो इनसे आने वाला टॉर्क क्या होगा, बार बार चेंज होगा। फोर्स और रेडियस की सहायता से क्या आता है, टॉर्क आता है ना। तो फोर्स को चेंज करो, अरे कहां गया भाई, फोर्स को, ये है फोर्स, ठीक है, और ये है आपकी आर्म जिस पे आप लगा रहे हो, तो यहाँ पे एक रिजल्ट आता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है, अगर इनके बीच का एंगल चेंज करोगे तो टॉर्क ये क्या होगा, इफ थीटा वेरिएबल रहेगा, अगर इनके बीच का थीटा क्या है, फोर्स और रेडियस के बीच का थीटा वेरिएबल है, तो टॉर्क भी क्या होगा
वेरिएबल रहेगा। रीजन क्या, क्योंकि फोर्स और रेडियस दोनों क्या है, वेक्टर है। ठीक है, तो रिजल्ट भी क्या होगा, वेरिएबल रहेगा। समझ गया। अब आते हैं इस पे, अगर दोनों क्वांटिटी में से एक भी स्केलर क्वांटिटी है तो रिजल्ट, तो उन दोनों से, इन दोनों क्वांटिटी से, तो इन दोनों क्वांटिटी से आने वाला रिजल्ट, आने वाला रिजल्ट, रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वेक्टर क्वांटिटी की कोई भी पोजीशन हो, वेक्टर क्वांटिटी की कोई, कैसे लिखते हैं, कोई पोजीशन हो, पोजीशन और डायरेक्शन हो। मान लीजिए मास है, ये स्केलर है, ये फोर्स है, ये वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। मान लीजिए आप इसी मास पे ऐसे लगा रहे हो, केस फर्स्ट था, केस सेकंड था, फोर्स वही है, मास वही है, तो फिर क्या होगा, एफ अपॉन में आएगा। रिजल्ट आपका हमेशा सेम ही आ रहा है, एक्सेलरेशन जो आ रहा है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, ये दो क्वांटिटी ऐसी डील की जा रही है, इसमें एक वेक्टर दूसरी क्या है, स्केलर। दोनों स्केलर होंगी तो भी रिजल्ट कभी चेंज। आप देखिए, जब हम फ्लक्स की बात करते हैं, फ्लक्स की बात, छी बात करते हैं, तो हाँ, तो चाहे एरिया की डायरेक्शन चेंज करे, एरिया की डायरेक्शन चेंज करे या फील्ड की डायरेक्शन चेंज करे, फील्ड की डायरेक्शन चेंज करे, रिजल्ट बोले तो फ्लक्स चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए इस केस में एरिया कैसा बिहेव करता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है, वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। आप किसी भी बुक में पढ़ लो, ये सब बातें नहीं लिखी होंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी बुक में पढ़ लो, ये जो लिखवा दिया है वो कहीं नहीं लिखा होगा। ठीक है, ये अपनी आपकी ये खुद की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उतनी है नहीं आप में, इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है भैया, तो ये रहा एरिया, ऐसे फील्ड लाइन गई, ये एरिया है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, ऐसे फील्ड लाइन गई, ऐसे गई, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम नहीं होगा, रिड्यूस कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। फ्लक्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एरिया भैया। इसलिए एरिया क्या है इसमें, तो एरिया एक्ट एज वेक्टर क्वांटिटी इन केस ऑफ हर्षित, बहुत मारूंगा, चुपचाप बैठिया, समझा ना, समय ही क्लास बैठा तू। सो एरिया एक्ट एज ए वेक्टर क्वांटिटी इन केस ऑफ फ्लक्स, पता लग गया ना क्यों। अब आते भैया, टॉपिक का नाम क्या था हमारा, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर स्टार्ट करूंगा मैं, ताकि आपको पता लग जाए कि एरिया वेक्टर क्यों बिहेव कर रहा है एरिया वेक्टर की तरह। गुप्ता जी बताइए, गुप्ता जी एरिया वेक्टर की तरह क्यों बिहेव करता है फ्लक्स केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो वेक्टर होती है, क्या होती है, और एरिया हम जानते हैं स्केलर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यदि आपकी एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच में एंगल चेंज करें
तो रिजल्ट कभी चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल चेंज कर रहा हूँ, रिजल्ट चेंज हो रहा है। इसका मतलब फील्ड तो वेक्टर है, एरिया भी क्या है, समझी ना? तू नहीं समझी, 4 बार पढ़ियो इस मंत्र को, समझी? इसका उच्चारण सुबह एक बार, शाम को एक बार और सोते वक्त एक बार करेगी तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया बात करते हैं एरिया वेक्टर की। तो भैया एरिया आपको पता लगे ना, वेक्टर इन केस ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर, ए वेक्टर, क्या लिखते हैं हम इसको, ए वेक्टर। अब देखिए एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं तो भैया ये आपका एरिया है, ये इसका क्या है, प्लेन है, और ये है क्या है, प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, ये क्या है, तो ये प्लेन है, ये शीट है, ये आपकी दिख रही है, पेपर हो गया, उसके ऊपर पेंसिल को इसके प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा कर दो, ठीक है? तो ये प्लेन के ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया। क्या कहते हैं इसे, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ एरिया। और इसका एक और नाम है एरिया नॉर्मल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एरिया नॉर्मल। तो भैया ये आपकी भैया प्लेन है, इस प्लेन का कुल एरिया जो मैग्नीट्यूड तो होगा ना भैया, 4 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, है ना, 3 मीटर स्क्वायर ऐसा होता है। तो ये उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। क्या करिए, परपेंडिकुलर, ऊपर है। हाँ, सो हम जानते हैं वेक्टर किससे मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो भैया एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या हो भैया, ये अपना मैग्नीट्यूड भैया, मैग्नीट्यूड जो 4 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ए। और डायरेक्शन क्या होगी भैया, तो ये रही एन क्या। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हमेशा दो चीज से मिलकर बनी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको पता है परपेंडिकुलर था। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर का टॉपिक फिनिश। ठीक है भैया, अब आता है भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चालू हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तो मैं तो सीधा ही बताया था ए वेक्टर को, उसमें ए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। लेकिन अब आप बोलते कई बार आपके टीचर आपको, जो क्योंकि ज्यादा सोचते हैं कि बच्चे बेवकूफ है और हम समझदार है, तो बोलते बेटा एरिया वेक्टर की तरह क्यों बिहेव करता है, जबकि हम जानते हैं टोटल एरिया क्या होता है, सारे एरिया के सम के बराबर होता है। और यहाँ ये ऐसा सम जो होता है वो स्केलर के साथ ही पॉसिबल है। तो एरिया वेक्टर कैसा बिहेव कर गया, तो आप बताना, क्या बोलो, या इन केस ऑफ फ्लक्स, ठीक है, अगर मैं चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करूं, चाहे एरिया की डायरेक्शन को चेंज करूं, रिजल्ट जो फ्लक्स आता है वो चेंज हो जाता है। और हम जानते हैं कि रिजल्ट जो होता है वो तभी चेंज होता है जब दोनों क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। फील्ड तो वेक्टर थी ही थी, एरिया भी क्या होगी, एरिया वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन ये रही एन क्या, डायरेक्शन बोलते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। अब बात करते हैं भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक, आगे आप मैग्नेटिक भी पढ़ोगे क्योंकि मैग्नेटिक चैप्टर भी है, फाई से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होता क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया से पास करेंगे तो वहां से एक क्वांटिटी निकल के आती है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through the, passes through the given area। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज दी, इट इज डिफाइंड एज दी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको किससे लिखते हैं, ई से, एंड एरिया थ्रू विच दे, एरिया थ्रू विच दे पास। कह रहा भैया ये डिफाइन कैसे किया जाता है, तो ये किसका प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और उस एरिया जिससे ये पास कर रही है। ये ध्यान रखना, आप उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को लोगे जो पास कर रही है और उसी एरिया को लोगे जिससे ये पास कर रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं और एरिया को ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए जनरल फॉर्मूला। अरे यार क्या हो रही है? आ रहा भैया? यार ये वाला कलर ना हैंग करता साला। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरे को अच्छा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है भैया, तो ये अपना क्या एरिया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, इसकी डायरेक्शन कितनी है, सॉरी कितनी नहीं है, क्या है, एन है। ठीक है, यहां से एक फील्ड लाइन गुजर गई। ठीक है, और एन और ई के बीच में, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरी है उसके बीच में एंगल कितना है, थीटा। थीटा इज व्हाट, इन बिटवीन नॉर्मल एरिया, नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया, अब ई ने एन के साथ थीटा एंगल बना रखा है, ई ने एन के साथ थीटा एंगल बना रखा है, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ई का कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, ई कॉस थीटा, क्योंकि मैंने कल बताया था जिसके साथ एंगल बनता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। फिर इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन क्या होगी, ई साइन थीटा। नॉट कंसीडर, नॉट क्यों नहीं होगा भी पता लग जाएगा, और ये क्या होगा, कंसीडर। क्यों? मैंने भी फ्लक्स में डेफिनेशन लिखवाई थी, मैंने कहा था वही फील्ड लाइन यूज करूंगा वही फील्ड लाइन यूज करूंगा जो पास करेगी, और वही एरिया यूज करूंगा जिससे फील्ड लाइन पास करेगी। समझी? तो एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, अब इस वाले एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, इस वाले से पास नहीं कर रही, तो कौन से एरिया को लोगे, इसको लोगे। ठीक है, जिससे नहीं पास कर रही उसको हटा दिया मैंने। ठीक है, ये क्या है, ये फील्ड लाइन है, कितनी है ये, 4 फील्ड लाइन है, 2 पास कर रही है, 2 नहीं पास करी, किसको लोगे, समझ गए, उसी एरिया को नाक पूछ लो आप उसके बाद। ठीक है, तो तुम्हारी बेइज्जती करी लड़कियां, नाक निकल। देखिए वो बॉयज लिसन केयरफुली, घिनौनी बातें करती है यार ये, मन खराब कर दिया, मन करे आल पहली पे फेंक दूं मैं, इसमें तो उल्टी करने का मन कर रहा है मुझे, छीछी भी नहीं बोलने मन कर रहा। देखिए भैया, ओए डिस्टर्ब नहीं हो, पहले समझान तो दे। अबे कर लूंगा, लिखते वक्त कर लूंगा, रुक जाइए। तो भैया देखिए ये एरिया है, नॉर्मल इसका कैसा होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या करता है, पास करता है इस एरिया से, बोलो हाँ पास कर रहा है। एन जो होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो इस एरिया से क्या करेगा, पास करेगा, चीर के बाहर निकलेगा, निकलेगा बाहर निकलेगा चीर करके। अब बताओ एन के साथ कौन है, ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा। अगर एन पास कर रहा है तो ई कॉस थीटा भी क्या करेगा, इसीलिए उसको मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, और एन के एन के परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, इसीलिए कह रहा था ऑफलाइन आओ। ठीक है, एन के परपेंडिकुलर कौन है, ये एन है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, और ये लाइन परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है,
तो ये देखो, ये वाला कंपोनेंट जो है ई साइन थीटा, ये एन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और आप देख रहे हो जो एन के परपेंडिकुलर है वो कोई एरिया से पास कर रहा है, सब ऐसे ऐसे निकल जा रहे हैं, छू के निकल जा रहे हैं, है ना। कोई पास करना हो चीर के निकल जाना। अब ये ऐसे निकल गया, पास नहीं कर रहा, ये भी ऐसे निकल गया, ये भी पास नहीं कर रहा, ये भी ऐसे निकल गया, ये भी पास नहीं कर रहा, ये भी, मतलब जो पास ही नहीं कर रहा तो उसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा। अभी पीछे बताया था, वही फील्ड लाइन लेनी है जो पास कर रही है, वही एरिया लेना है जिससे पास कर रही है। अपने को पता है एन जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन के कंपोनेंट क्या करते हैं, एरिया से पास करते हैं, केवल उन्हीं की वजह से क्या होगा, फ्लक्स होगा। जो कंपोनेंट एरिया के नॉर्मल के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, उनमें से कोई सा भी क्या होगा, उस एरिया से पास नहीं करेगा। जब एरिया से पास नहीं करेगा तो उनकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अभी समझे, तो इसीलिए इसको नॉट कंसिडर, बिकॉज क्या कह रही है छपरी, बोल छपरी, ठीक है ये वाला। क्यों, हाँ क्योंकि ये इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, और ये कंपोनेंट गिवन एरिया से पास नहीं करेगा। सो फ्लक्स क्या होगा इसकी वजह से, जीरो। जिसकी वजह से फ्लक्स जीरो होगा उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, इसको कंसीडर इसलिए किया है क्योंकि ये नॉर्मल की डायरेक्शन में है, नॉर्मल की डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल एरिया से पास कर रहा है, एन कैप एरिया से पास कर रहा है, कर रहा है, इसलिए इसलिए और चुप जाओ, इसलिए ई कॉस थीटा भी क्या करेगा, भी पास करेगा, पास करेगा। और फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी। फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी भैया, ग्रेटर देन जीरो आएगी। और जब फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, हाँ भैया, हाँ क्लास ले रहा हूं, 12वीं के जो अल्टरनेट डेज में होती है, ले लो अल्टरनेट डेज वाली क्लास तो ले लो। टेस्ट मेरा मैं ट्यूसडे को है, फास्ट ट्रैक वालों के सारों का ट्यूसडे को रखा हमने क्लास के टाइम पे। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया। ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन, जो पास कर रही है, एरिया कौन सा, जिससे पास, तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, ई, और कौन सा एरिया से पास कर रही है, ए से, किससे पास कर रही है। तो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, ई ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है भैया, आपको अब देखिए भैया, तो जहां पर अगर आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में थोड़ा भी पढ़ा होगा, अगर आप थोड़ा भी समझदारी दिखाई होगी, तो मैंने डॉट और क्रॉस पढ़ाया होगा। जिसने नहीं मेरे पे पढ़ा उसको बिल्कुल नहीं आता होगा, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तो जब हम ए क्रॉस बी करते थे, जब हम ए बी साइन थीटा लिखा करते थे, तो रिजल्ट क्या आता था, वेक्टर आता था। क्या आता था, ए बी जहां पे साइन थीटा लग गया, दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ साइन थीटा लगता था, इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट हमेशा आपका क्या आता है, वेक्टर आता है। ठीक है, वैसे समझ लो, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ ए और बी दोनों ही क्या है, वेक्टर है, इनके साथ क्या लग गया है, साइन, तो रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर। लेकिन अगर ए बी के साथ अगर कॉस लग जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर, एरिया भी क्या है आपका यहाँ पे, और यहाँ पर लग गया कॉस, तो फ्लक्स क्या होगा, स्केलर। समझ जाना भाई। देखो, आपको एक एक चीजें क्लियर करा के चल रहा हूँ, लेकिन आगे भैया आप भूल जाओगे तो फिर आपकी गारंटी है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे, आपको भी लिखना है। तो एरिया कैसी का, ए फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, न्यूटन पर कूलम क्या होती है, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर।
तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। ठीक है भैया, ये क्या हो गया भैया, आपके फ्लक्स की एसआई यूनिट होगी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन बोले तो mlt-2, मीटर बोले तो एल स्क्वायर, और कूलम बोले तो AT-1। सॉल्व कीजिए। m एक बार है, ठीक है। एल कितनी बार है, एक बार, दो बार, क्या बात, 3 बार होगी। एल क्या है, टी की पावर -2 है, टी की पावर -1 भी है, तो क्या होगा, टी की पावर -3 हो जाएगा, और ए की पावर क्या है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ फ्लक्स, टाइप ऑफ फ्लक्स, टाइप ऑफ फ्लक्स। तो भैया फ्लक्स के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव फ्लक्स। क्या होता है, अब ये पॉजिटिव फ्लक्स कब होगा, जब आपका कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। जब कॉस थीटा क्या होगा, और कॉस थीटा पॉजिटिव जब ये होगा जब एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। क्या होगा, एक्यूट। मतलब कि ये जो आपकी नॉर्मल है और ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए भैया, एक्यूट होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। अगर इनके बीच में 90 से कम होगा एंगल, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और फ्लक्स पॉजिटिव होने की सबसे बड़ी वजह कौन है, कॉस थीटा पॉजिटिव। और कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल एक्यूट होता है, मतलब 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, और इसे कहते हैं, इस पॉजिटिव फ्लक्स को कहते हैं आउटवर्ड फ्लक्स। क्या कहते हैं इसे, आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, फिर आते हैं भैया नेगेटिव फ्लक्स की तरफ। नेगेटिव फ्लक्स, फिर आते हैं फाई नेगेटिव। फाई नेगेटिव कब होगा, जब कॉस थीटा नेगेटिव होगा। और कॉस थीटा नेगेटिव का होता है, थीटा का ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा हो। क्या हो, लिख देता हूं, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। आफरीन, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका डायग्राम देखे, किंजू देख ले, मुझे पता स्मार्ट है तू, सुपर हैंडसम है, सुपर हैंडसम। नॉर्मल इसका ये ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी रही, पल्ली साइड में चलेगी, तो एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, ऑब्ट्यूज बन रहा है। तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसे कहते हैं इनवर्ड फ्लक्स। क्या कहते हैं इसे, ठीक है, मतलब नॉर्मल की उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए तो इनवर्ड फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अगला आ रहा है फाइव इक्वल्स टू में जीरो। फाइव इक्वल्स टू में जीरो, वो बात नहीं कर रही आप, फिर बात, उसकी चिंता मत कर, वो एक्टिंग करती है, उसको आता भी है, फिर भी वो अटेंशन चाहती है, चाहती क्लास में अटेंशन चाहती है, कि वो चाहती है कि हाईलाइट हो। भाई देखो, इसका नाम भाई प्रांजल है, ठीक है, ये माउंट एलिवेंट में पढ़ती है। ठीक है, हाईलाइट होगी, और भी करूं, और करूं, कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, जीरो। फाइव जीरो कब होगा, जब कॉस थीटा जीरो होगा। और कॉस थीटा जीरो का मतलब क्या होता है, थीटा क्या हो जाए भैया, 90 डिग्री। क्या बोल, क्या नहीं आ रहा, साइन थीटा तो लिया ही नहीं मैंने नाम। वो भाई घर पे देख लियो अपना, तू पागल हो रही है एकदम, तेरा ध्यान तो है नहीं पढ़ाई में। मैंने कहा वही कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स होगा जो एरिया से पास करेगा। नॉर्मल के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रख लियो, एक भी नहीं पास करेगी, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। इसीलिए उसको कंसीडर नहीं किया, वो परपेंडिकुलर है इनके, तो पास नहीं कर रहा। अब यही नहीं समझ में आ जाए, खुद बताया इसने, क्या तो ना एक्टिंग करती है। नहीं वो तो मुझे पता कि तू मूर्ख है, लेकिन तू थोड़ी एक्टिंग भी करती है। 90 डिग्री, ठीक है भैया, तो ये हो गया। ठीक है भैया, तो ये फ्लक्स हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है छोटा सा, ले, है इस कलर से बोल रही थी ये, देख लो, इस कलर से बोल रही थी ये। पता इतनी प्रचंड बुद्धि है इसकी, इस कलर से बोल रही थी, कहते इस कलर से लिखो।
ठीक है, तो कह रहा है भैया फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 40 न्यूटन पर कूलम, एरिया 20 मीटर स्क्वायर एंड एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री। फटाफट करो भैया से कॉपी के पीछे। क्या करना है, छोड़ो यार, कर लोगे। फाई क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, 40 20 कॉस 30, 60 कर दो यार, अच्छा लग गया, 60 कर लोगे आगे से, 60 डिग्री, तो भैया 800 और कॉस 60 का हाफ, 400 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये आ गया फ्लक्स आपका। ठीक है, फ्लक्स थ्रू दी एक्सटेंडेड बॉडी। ठीक है, फ्लक्स थ्रू दी एक्सटेंडेड बॉडी, खूब बड़ी बॉडी है, उसके थ्रू आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो पहले क्या निकालोगे, छोटे से एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स क्या निकालोगे, और फिर उस पूरी बॉडी को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। मान लीजिए आपकी बॉडी है, ठीक है, और ये किस में रखी गई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और बस चुप रहा, कहीं ठीक नहीं है। अब ठीक है वो है ना, तो छुपी रहे डायन कहीं की। ठीक है भैया, ये एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें यहां से। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी गई है। ओए जाहिल कहीं गए, यहां से मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया, इसको कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट। इसे कहते हैं एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल। इसकी वैल्यू क्या है, डीएस। क्या है, डीएस, क्योंकि फ्लक्स हमेशा सरफेस एरिया के, सरफेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, नॉर्मल क्या है भैया, इस एरिया का ऐसे है,
कितना एंगल बन गया? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल बन गया? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू डीएस। इस डीएस वेक्टर के ऊपर, ये डीएस वेक्टर के ऊपर जो डीएस इसका मैग्नीट्यूड है और नॉर्मल क्या इसका डायरेक्शन है। डीएस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? डीएस यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका एरिया का मैग्नीट्यूड, और एन क्या है? ठीक है, फिर से ज्यादा थोड़ी ना लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका सरफेस एरिया का था, डीएस का मैग्नीट्यूड था। अगर इसकी वेक्टर की बात करूं तो डीएस इसका मैग्नीट्यूड होगा, एन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, और अगर मैं ई को रिजोल्व करूं तो इधर क्या आएगा? ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? ई साइन थीटा। और इसको कंसीडर नहीं करते आपको पता है, और इसको कंसीडर करते हैं क्यों? ठीक है, चलो, ठीक है भैया। तो अब देखिए, नाउ फ्लक्स थ्रू दी डीएस, डीएस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? तो भैया वो होगा डी फाई। क्या होगा? और डी फाई। फ्लक्स का वैल्यू क्या थी? फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई। एरिया क्या है भैया? डीएस और कॉस थीटा। ये हो गया आपका इस एरिया का थ्रू फ्लक्स। आपको पता है भैया, ये बॉडी बहुत लंबी चौड़ी है, तो इसके थ्रू बाकी और भी फ्लक्स होगा, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे एलिमेंट है ना, बहुत सारे एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालना है। टोटल इस बॉडी के थ्रू कुल फ्लक्स निकालना है। तो जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, सबके फ्लक्स को निकाल कर क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर को अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड नहीं करते, सीधा इंटीग्रेट करते हो। समझ गया? तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एक्सटेंडेड बॉडी क्या होगा भैया? डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? फाई। इसको ऐसे लिख दीजिए, ई डी एस कॉस थीटा। ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, फ्लक्स निकालने का एक्सटेंडेड बॉडी केस में। और ये नॉर्मल थोड़ा मुझे इसकी डायरेक्शन में लगा, हाँ जब भी मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, वेरिएबल हो सकता है, वो बाद में वैल्यू जब पुट करेंगे ना। अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसलिए थोड़ा इतना इज्जत से जवाब दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर ई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, वैसे इस टाइप के तो क्वेश्चन नहीं है यार, ये तो हाँ, इसे वैसे ही रख दो, वरना तो पूरा डायग्राम खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन देता हूँ, इफ क्वेश्चन करना। क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू में 4s² 4s³ प्लस 2s, ठीक है, फाइंड दी फ्लक्स थ्रू दी एरिया फ्रॉम, यहां पर एरिया की लिमिट आएगी, देखना लिमिट, यहां पे क्या आएगी? लिमिट। ठीक है, लिमिट फ्रॉम s1 इक्वल्स टू में 8 मीटर स्क्वायर टू s2 इक्वल्स टू में 2 मीटर स्क्वायर। ट्राई करें भाई जरा। गिवन एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री। देखिए भैया, फाइव इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है,
वेरिएबल क्यों? क्योंकि एस पे, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही है। एस की अलग अलग वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अलग। एस की वैल्यू 1 रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और रहेगी, एस की वैल्यू 2 रखो तो, यानी वेरिएबल है, एस पे डिपेंड कर रही है। ई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू क्या रखी है? 4s स्क्वायर प्लस 2s क्यूब है, क्यूब प्लस 2s। ये क्या हुआ? ई की वैल्यू आ गई, ई की जगह पर ये रख दिया। फिर क्या भैया पीछे ds है, और आपको बता दूं cos 60 भी लिखा होगा, क्योंकि एंगल थीटा के यहाँ पे क्या लिखा होगा? cos 60। ठीक है, लोअर लिमिट यहाँ पे लगती है, अपर लिमिट यहाँ पे लगती है। लोअर लिमिट क्या रखी है? 1, अपर लिमिट क्या रखी है? 2। हो गया खत्म क्वेश्चन। cos 60 बोले तो 1/2 बाहर निकाल दो। पाई इक्वल्स टू में, पाई इक्वल्स टू में क्या होगा भैया? जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4 बाहर आएगा आपका, क्या आएगा? और s की पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है s की पावर 4 डिवाइड बाय 4। इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है, वही पावर क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। कांस्टेंट टर्म अगर इंटीग्रेशन में होती है तो एक कांस्टेंट है और ये क्या है? वेरिएबल है। कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं, केवल वेरिएबल को करते हैं। तो s की पावर 3 है, s की पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है, इसकी पावर 4 हो जाएगी और वही पावर से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। लिमिट लग गई 1 और लिमिट लग गई 2। ठीक है, चलो प्लस 2 बाहर आ गया। अब s की पावर यहां पर क्या है? 1 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा? s की पावर 2 डिवाइड बाय 2। लिमिट लग गई 1 से लेके 2। कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म हो चुका इंटीग्रेशन। 4 से 4 क्या हुआ? कैंसिल। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। अब करते क्या है? s को एक बार 2 रिप्लेस करेगा। ठीक है, s की जगह पे क्या आएगा? 2, तो 2 की पावर क्या आएगी? 4। s की जगह पर क्या आएगा? 1, तो 1 की पावर क्या आएगी? 4। बीच में क्या आना है? माइनस। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका रूल ये होता है, सीखना पड़ता है 11th क्लास में। प्लस s की जगह पे कौन आएगा? 2, 2 की पावर 2। s की जगह पे क्या आएगा? 1, 1 की पावर क्या होगा? 2। बीच में क्या आएगा? माइनस। 16 माइनस 1, और अरे हाफ भी तो था। cos 60 का हाफ ये रहा। cos 60 के हाफ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। cos 60 लिख दो, वरना बच्चे सोचेंगे क्या लिख दिया। cos 60, cos 60। ठीक है, ये क्या हुआ? 4, और ये क्या हुआ? ये 4 माइनस 1, और cos 60 क्या होता है? हाफ। 15 माइनस 15 प्लस 3 क्या होगा? 18। ये 15 और ये 3, 18 गुणे में हाफ, तो क्या आ रहा है भैया? 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या आ गया? टोटल फ्लक्स आ गया। ठीक है भैया, अभी ये फ्लक्स के बेसिक्स हो गए। ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद फ्लक्स के ऊपर डिपेंड एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं गॉस थ्योरम। इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण। एग्जाम में अगर कुछ पूछे आता तो वहीं से पूछे आता, मतलब आपको ज्यादा सतर्कता बरतनी है। और दूसरा, जिसने फ्लक्स को पढ़ लिया है, जिसको थोड़ा बहुत डाउट है, रिकॉर्डिंग को दोबारा देखे, नोट्स घर पे जाके बनाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लेटर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।